नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। हर रोज़ की तरह आज भी एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन की कहानी, एक स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन साथ ही पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उससे जुड़ा एक ऐसा वाक़या सुनाऊंगा जिसमें इत्तेफाक का यानी कोइंसिडेंस का बहुत बड़ा रोल रहा। और इत्तेफाक से ये इत्तेफाक की कहानी बहुत ही पॉजिटिव है, खूबसूरत है। अगर वो इत्तेफाक न हुआ होता तो शायद पर्यटकों का एक दल जो उस रोज़ 22 अप्रैल को पहलगाम घूमने गया था, आतंकियों की गोलियों का शिकार बन जाता और उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ती। क्या था ये इत्तेफाक, पहले आपको वो बताता हूँ और उसके बाद फिर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन की एक और कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। अच्छा, बात आगे बढ़ाने से पहले एक और बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कई बार मैं जब कहता हूँ कि मैं स्टोरी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ तो बहुत सारे हमारे दर्शक ये कहते हैं कि आप स्टोरी क्यों कहते हैं, मतलब कहानी क्यों कहते हैं, या बहुत सारे दर्शक ये मान भी लेते हैं कि हम बस कहानियाँ सुनाते हैं, मतलब झूठी बातें जिसे कहते हैं ना, फिक्शन। लेकिन जर्नलिज्म में स्टोरीज़ का मतलब जो है झूठी कहानियों से नहीं होता। जर्नलिज्म में स्टोरीज़ का मतलब सच्ची कहानियों से ही होता है। और स्टोरीज़ मतलब रिपोर्ट्स, अलग अलग रिपोर्ट्स जो हम कवर करते हैं। तो अब हम जब आपके सामने कोई स्टोरी लेकर हाजिर हुए हैं तो जाहिर सी बात है सच्ची घटना के बारे में ही बात करेंगे। और अगर कोई काल्पनिक कहानी होगी तो मैं उसका जिक्र पहले ही कर दूंगा, ये बहुत ही लाजमी सी बात है। तो चलिए, ये एक डिक्लेरेशन था और क्लैरिफिकेशन भी कह सकते हैं। अब आइए शुरुआत करते हैं। पहलगाम में 22 अप्रैल को जब यह हमला हुआ दोपहर को, उस समय हमले से पहले बहुत सारे सैलानी पर्यटक उस जगह पर मौजूद थे। और ये पर्यटक, ज़्यादातर पर्यटक वहाँ खच्चरों की सवारी करके ऊपर पहुँचे थे, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है और उस जगह तक पहुँचना कोई बहुत आसान काम नहीं है। नीचे से जो भी लोग पहलगाम के उस बैसरन घाटी की तरफ जाते हैं तो ज़्यादातर लोगों को खच्चरों का सहारा लेना पड़ता है, या फिर अगर कोई बहुत ही मजबूत और फौलादी इरादों वाला हो और एडवेंचर करना चाहे तो फिर वो पैदल भी चल सकता है। तो बहुत सारे पर्यटक वहाँ पहुँचे हुए थे। इन्हीं पर्यटकों में 12 लोगों का एक दल था, 12 लोगों का एक ग्रुप था जिनका ताल्लुक पश्चिम बंगाल से हावड़ा ज़िले से है। तो ये लोग जब वहाँ पहुँचे उस समय बैसरन घाटी का माहौल बहुत ही खुशगवार था, सब कुछ बढ़िया, धूप खिली हुई थी, लोग उस खुले मैदान में बैठे हुए थे, चाय मैगी का लुत्फ़ उठा रहे थे, कुछ अलग अलग रिक्रिएशनल वर्क, एंटरटेनमेंट, ये सब चल रहा था। और आजकल आपको पता ही है मोबाइल फ़ोन और सेल्फ़ी का ज़माना है, तो लोग दीवानगी की हद तक जो है वीडियोज़ बना रहे थे, सेल्फ़ीज़ क्लिक कर रहे थे। तो ये सब कुछ तकरीबन 1 घंटे तक चलता रहा। मैं उस पर्यटकों के दल की बात कर रहा हूँ, उनके लिए उनका ये सब कुछ 1 घंटे तक चलता रहा। जब 1 घंटे का वक्त पूरा हो गया तो जो खच्चर लेकर जाने वाले जो लोग होते हैं, जो वहाँ मददगार होते हैं पर्यटकों के और खच्चर की सवारी करते हैं, उनमें से एक शख्स इस ग्रुप के पास आया और इनसे कहा कि देखिए, अब तो आप लोगों को ऊपर आए हुए तकरीबन 1 घंटे का वक्त हो चुका है, तो अब सही वक्त है कि आप लोग नीचे चलिए, और अगर आप इसके बाद अभी रुकना चाहते हैं तो 500 रुपीज़ ईच आपको देना पड़ेगा, मतलब 500 रुपये प्रति व्यक्ति आपको और देना पड़ेगा। तो जो पर्यटकों का दल वहाँ गया था उन लोगों ने हिसाब लगाया कि हम 12 लोग हैं, इस हिसाब से तो 6000 रुपये अभी फिर से जो है हमारा बिल बन जाएगा। तो उन लोगों ने आपस में बातचीत की और तय किया कि 1 घंटे बहुत हो गए, हमने यहाँ घूम लिया, अब हम कहीं और चल के देखेंगे, चलो हम सवारी करते हैं खच्चरों की और अब नीचे जाते हैं। तो 12 लोगों को जुटाना भी आसान नहीं होता, कोई इधर खड़ा है, कोई उधर सेल्फी ले रहा है, तो ग्रुप के लोग एक दूसरे को बुला रहे थे कि आओ चलो वापस चलते हैं। और एक एक करके सारे लोग एक जगह पर जमा हो गए, अकोमोडेट हो गए, और अब ये वापस नीचे की तरफ चलने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अभी नीचे की तरफ चलने की तैयारी कर ही रहे थे, तब तक 5-6 लोग अचानक पर्यटकों के इस दल के पास आ गए और इस दल को ये समझाने की कोशिश करने लगे कि अरे ये क्या बात हुई, आप अभी चले जा रहे हैं नीचे, आपको तो अभी रुकना चाहिए यहाँ, क्योंकि अभी तो बमुश्किल थोड़ी देर पहले आप लोग आए हैं, अभी कॉफ़ी, चाय और मैगी ये सब का लुत्फ़ लीजिए, आप लोग थके हुए भी होंगे। तो इस तरह से इंसिस्ट करते हुए इस दल को वो अजनबी लोग रोकने की कोशिश करने लगे। हालांकि ये जो दल था ये अपने 500 रुपये पर हेड बचाने की कोशिश कर रहा था, आदमी कैलकुलेट करके चलता है, और वो ये भी सोच रहे थे कि अब 1 घंटे यहाँ घूम लिए, एक ही जगह ज़्यादा घूमने की क्या ज़रूरत है, वापस चलते हैं। तो ये दल रुकने के लिए तैयार नहीं था।
लेकिन वो जो अजनबियों का दल था या ग्रुप था, ग्रुप ऑफ पीपल थे, 4-5 लोग, वो लोग बड़ा इंसिस्ट करने वाले मोड में थे, एक तरह से दबाव बना रहे थे कि नहीं रुको और यहाँ रुकना बढ़िया है, अभी और देख लो, अगर मैगी नहीं खाना चाहते हो तो हम मोमो बनवा देते हैं। ये कौन लोग थे, क्यों इनको इंसिस्ट कर रहे थे, आज तक इन पर्यटकों के दल को वो बात समझ में नहीं आई। लेकिन जब बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे तो इन लोगों को फिर झुंझलाहट हुई थोड़ी, आदमी को लगा यार ये क्या पीछे पड़ने वाली बात है। तो उस झुंझलाहट के माहौल में ये जो पर्यटकों का दल था, इनमें से कुछ लोगों ने उन लोगों को थोड़ा सा डांटते हुए कहा कि आप रास्ता न रोकें, हमें जाने दें और हमारा घूमना यहाँ पर हो गया है। तो अब जब ये रिजिड ही हो गए कि हमें वापस आना है, तो फिर जो लोग ज़बरदस्ती इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे वो लोग पीछे हट गए और ये दल जो है पर्यटकों का, वो खच्चरों की सवारी करता हुआ नीचे आने लगा। अभी वो थोड़ी ही दूर नीचे तक आए थे कि अचानक, या नीचे नहीं भी आए होंगे, हो सकता है नीचे उतरने की शुरुआत कर रहे थे, अचानक उनको गोलियों की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। शुरू में इन पर्यटकों को समझ में भी नहीं आया कि वो जो पटाखे जैसी आवाज़ सुनाई दे रही है वो गोलियों की है, क्योंकि आदमी अज्यूम नहीं करता ना, सोच भी नहीं सकता, ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता कि गोली चलने लगी है, आदमी घबरा जाता है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग ऊपर की तरफ से भागते हुए आ रहे हैं, कोई मिट्टी में सना हुआ है, कोई चीख रहा है, इस तरह का मंजर जब उनकी आंखों के सामने नज़र आया तो उन्हें समझ में आया कि वहाँ वाकई गोली चल रही है। इसके बाद जो खच्चर की सवारी करवाने वाले लोग थे, उन लोगों ने खच्चरों को और तेज़ चलाना शुरू किया और जल्द से जल्द वो लोग नीचे की तरफ आने लगे, उतरने लगे। बहुत सारे लोगों को उन्होंने ये भी कहते हुए सुना कि ऊपर आतंकवादी हमला हो गया है और चुन चुन कर जो है धर्म पूछकर, नाम पूछकर मर्दों को निशाना बनाया जा रहा है, पुरुषों को और महिलाओं को छोड़ दिया जा रहा है। इस तरह की बातें उन्होंने सुनी, लोगों के कानों में पड़ी और लोग बदहवास भागते हुए दिख रहे थे। ये सारे पर्यटकों का जो दल था पश्चिम बंगाल का, ये बुरी तरह डर गया। लाजमी है, कोई भी डर जाएगा। फिर ये नीचे आए जहाँ पर इनकी गाड़ी खड़ी थी, कार। फिर उस कार में सवार होकर ये लोग अपने होटल तक पहुँचे। तब तक पूरे जम्मू कश्मीर में, या फिर ये कहें कि पूरे भारत में, इस आतंकी हमले की खबर फैल चुकी थी। होटल में लोगों ने इनको रिसीव किया, जो होटल के कर्मचारी हैं, और उनको कहा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब आप लोग सेफ़ हैं। ऊपर हालांकि जो घटना हुई है वो भयानक है। तब तक इनको ये भी पता चल गया कि उस घटना में 12-14 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी ऑन गोइंग वो इंसिडेंट था, चल रहा था, सारी मौत की खबरें नहीं आई थी। तो होटल आते आते इनको पता चला कि कई लोगों की वहाँ मौत हो गई है, आतंकवादियों ने कई लोगों को मार दिया। फिर इन लोगों ने जो है ऊपर वाले का शुक्रिया भी अदा किया कि इनकी जान बची, क्योंकि वो 500 रुपये अगर एक्स्ट्रा उन खच्चर वालों ने नहीं मांगे होते तो शायद ये इतनी जल्दी नीचे भी नहीं आते। एक और भी इत्तेफाक वहाँ हुआ था, वो ये कि सेल्फी लेते हुए पर्यटकों के इस दल में से एक लड़की जो है वहाँ फिसलकर गिर गई थी। कोई नीचे खाई वाई में नहीं, लेकिन मैदानी इलाके में ही फिसलकर गिर गई थी और गिरने पर उसके कपड़ों में कीचड़ लग गया था। तो ऑब्वियसली वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो बाकी जो ग्रुप के लोग थे उन लोगों ने भी ये तय किया कि जल्द से जल्द नीचे चलते हैं, क्योंकि इसके कपड़े भी ख़राब हो गए हैं। तो वो जो कीचड़ में गिरने का इत्तेफाक और 500 रुपये अतिरिक्त वहाँ रुकने के लिए खच्चर वालों का चार्ज करने का जो इत्तेफाक है, उसकी वजह से इन लोगों की जान बची। ये सारे पर्यटकों के दल अब उस मौके को, उस वक्त को याद करके ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी जान बच गई। हालांकि इन सारे लोगों को बहुत अफसोस है कि उनके जैसे ही दूसरे पर्यटक जो है वो इतने खुशकिस्मत नहीं रहे कि वो बच पाते और वो आतंकवादियों की गोलियों का शिकार बन गए। लेकिन इस पूरे एपिसोड में एक और बात जो इनको अभी भी हैरान करती है वो ये कि आखिर वो लोग कौन थे जो आतंकी हमले से पहले इनको उसी बैसरन घाटी में रोकने पर आमादा थे, जिद पर अड़े हुए थे। पूर्वाशा दे नाम की एक पर्यटक है, जिस पर्यटक ने आज तक को एक इंटरव्यू दिया है उस महिला ने, और इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि जिस तरह से वो सारे लोग, अजनबियों का वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है, वो लोग इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे बैसरन घाटी में आतंकी हमले से थोड़ी देर पहले, वो उनके मन में शक पैदा कर रहा है कि कहीं ये लोग कोई सॉफ्ट टारगेट ढूंढने के लिए या इन पर भी गोलियां चलाने के लिए आतंकवादियों के इशारे पर तो इनको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे थे। महिला ने खुलकर ये बात नहीं कही है, लेकिन महिला ने इशारों में ये सवाल ज़रूर खड़ा किया है कि पता नहीं वो कौन लोग थे जो हमें बार बार आतंकवादी हमले से पहले रोकने की कोशिश कर रहे थे। इनका ये भी कहना है कि अगर स्वागत सत्कार करना ही मकसद होता और चाय पिलाना ही मकसद होता कि भाई आप लोग थके हुए हैं, नीचे से आए हैं, चाय पीजिए, तो फिर ये बात तो तभी बोलनी चाहिए थी जब ये लोग नीचे से खच्चर की सवारी करके ऊपर हाँफते हुए पहुँचे थे। 1 घंटे रिलैक्स कर लेने के बाद जब आदमी नीचे उतर रहा है, तब इनको रोक कर चाय, मोमो, मैगीज़ के लिए पूछने का क्या तुक बनता है। तो इन पर्यटकों के दल के मन में अब
उन अजनबी लोगों के प्रति थोड़ा शक या शंका है। और जब ऐसा है तो हमें लगता है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो है ऐसे लोगों के बारे में भी पड़ताल ज़रूर करेगी। तो खैर ये आने वाली वक्त की बात है कि होता क्या है। देखिए, ये थी एक इत्तेफाक की बात जो मुझे लगा कि आप लोगों से मुझे शेयर करनी चाहिए। बाकी इन्वेस्टिगेशन के डिटेल लगातार आप क्राइम तक पर हमारे दूसरे सारे साथियों से सुन ही रहे होंगे। अब आइए क्राइम इन्वेस्टिगेशन की एक कहानी, एक वाकया मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। और ये इंसिडेंट जो है अभी बमुश्किल 2-4 रोज़ पहले का ही है। प्रयागराज में 28 अप्रैल की दोपहर को एक बड़ी वारदात हुई। प्रयागराज में जो नैनी का इलाका है, उस नैनी इलाके में एक बुजुर्ग दंपत्ति अपने मकान में रहा करती थी। इनमें 65 साल के FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से रिटायर्ड एक ऑफिसर जिनका नाम अरुण कुमार श्रीवास्तव है, वो रहते थे, बुजुर्ग सज्जन। और उनकी पत्नी 60 साल की मीना श्रीवास्तव रहती थी। इनके परिवार में प्रयागराज में और कोई नहीं था। तो इनका जो मकान था ये फर्स्ट फ्लोर में रहते थे। सेकंड फ्लोर जो है वो एक छत था, और जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर एक नौजवान लड़का रहता था जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी किया करता है, यानी वो किराए पर रहता था। तो कुल जमा उस पूरे बिल्डिंग में 3 लोगों की रिहाइश थी, उस नौजवान तैयारी करने वाले लड़के की और हस्बैंड वाइफ बुजुर्ग दंपत्ति की। यही उस मकान में रहने वाले तमाम लोग थे। अब 28 अप्रैल की दोपहर को इस लड़के को अचानक घर से बाहर जाने की ज़रूरत हुई। ये जो नीचे रहता था, पढ़ने लिखने वाला लड़का, तो ये जब घर से बाहर निकलने की कोशिश की इसने, तो इसने देखा कि बाहर से गेट बंद है, और गेट बाहर से बंद था। ये भी थोड़ा अजीब था कि कौन कर गया, कैसे कर गया। तो फिर ये जो लड़का है, इसने गेट की चाबी लेने के लिए ये फिर ऊपर गया उस बुज़ुर्ग दंपत्ति के पास कि उनसे चाबी ले लेते हैं और खोल के फिर निकल जाएंगे। तो लेकिन जब वो बुजुर्ग दंपत्ति से पूछने या चाबी लेने के लिए ऊपर गया, लेकिन ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते ही उसके कदम ठिठक गए और वो बिल्कुल चीखता बौखलाता हुआ ऊपर से नीचे भयानक शोर मचाता हुआ नीचे आ गया। और इसके बाद उसने आस पड़ोस के लोगों को बुलाया, चिल्लाया। लोगों को समझ में नहीं आया कि इस लड़के को हुआ क्या, इस तरह से ये क्यों चिल्ला रहा है। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। तब उसने बताया कि ऊपर अंकल आंटी को किसी ने मार दिया है। अब ये अपने आप में एक भयानक बात थी, अंकल आंटी को किसी ने मार दिया है, मर्डर। आस पड़ोस के लोग भी घबरा गए, सोचने लगे कि भाई ये कैसे हुआ। जैसे तैसे वो जो मेन गेट पर ताला लगा हुआ था, जो बाहर से बंद करके कोई गया था, उस ताले को लोगों ने तोड़ा या खोला, पता नहीं क्या किया, तोड़ा ही होगा। और इसके बाद लोग अंदर आए। अंदर आकर उन्होंने देखा कि लहूलुहान जो है पति पत्नी बुजुर्ग दंपत्ति, वो अपने कमरे में पड़े हुए हैं और उनके पूरे शरीर पर खून ही खून है, किसी भारी चीज़ से वार किए जाने के निशान हैं। जो अरुण कुमार श्रीवास्तव थे, उन्हें देखकर ये लग रहा था कि शायद अब उनमें सांसें बची नहीं हैं, बिल्कुल बेजान वो फर्श पर पड़े हुए थे। जबकि उनकी पत्नी, जो बुजुर्ग महिला हैं मीना श्रीवास्तव, उनको देखकर लग रहा था कि शायद उनमें जान बाकी है। तो लोगों ने फ़ौरन रिएक्ट किया, पुलिस को इन्फॉर्म किया, और इन्फॉर्म करने के साथ ही वो बुजुर्ग दंपति को लेकर दौड़े अस्पताल। अस्पताल ले जाने पर जैसा कि शक था वही हुआ। अरुण श्रीवास्तव जी की पहले ही मौत हो चुकी थी, उन्हें ब्रॉड डेड डॉक्टरों ने करार दिया। और उनकी पत्नी मीना, वो जीवित थी, लेकिन उनके सिर पर भी किसी भारी चीज़ से घातक हमला किया गया था। तो स्कल में फ्रैक्चर था और भी कई तरह की चोटें थीं, तो वो भी जो है सर्वाइव नहीं कर पाई, और आखिरकार अस्पताल ले जाने के थोड़ी देर बाद उनकी भी मौत हो गई। तो एक बुजुर्ग दंपति की हत्या हो गई, डबल मर्डर हो गया, और वो भी एक मकान के अंदर, एक घर में। कौन कर सकता है ये हत्या, किसने ये हत्या की होगी, क्यों की होगी, अब ये तमाम सवाल थे। पुलिस को अब इस मामले की तफ्तीश करनी थी। पुलिस मौके पर पहुंची, सीन ऑफ क्राइम का मुआयना किया पुलिस ने। जो किराए पे रहने वाला लड़का है उससे पुलिस ने बातचीत की, पूरे सीक्वेंस को समझा। पुलिस के मन में तो ये भी था कि कहीं ये लड़का ही तो नहीं है इस घटना के पीछे। पुलिस हर किसी पर शक करती है, लाजमी है, क्योंकि कोई भी कातिल जो है वो अपने मुंह से तो स्वीकार करता नहीं है कि मैं कातिल हूँ। तो पुलिस ने उसको भी वेरीफाई किया कि वो जो बातें कह रहा है, जो स्टोरी सुना रहा है, उस स्टोरी में कोई झोल है या नहीं है। लेकिन उससे कई बार पूछताछ करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंच गई कि नहीं, ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। और यही पहला चश्मदीद है जिसने दोनों को लहूलुहान हालत में अपने कमरे में पड़ा हुआ देखा था। इसके बाद पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए मकान का तो खैर मुआयना किया ही, CCTV कैमरों की जो फुटेज है उसे देखने की शुरुआत की। मकान का मुआयना करने के बाद पुलिस ने एक चीज़ ये भी नोटिस किया कि उस घर में जो वॉश बेसिन है उसमें जो है
खून के धब्बे उसमें भी नज़र आ रहे हैं और देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद कातिल ने अपने हाथ जो है उस वॉश बेसिन में इस कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद धोया होगा। अब जो मर्डर का टाइम है वो ऑलमोस्ट क्लियर था, दोपहर के वक्त में ही हत्या हुई थी 28 अप्रैल को। कोई ऐसा नहीं कि 3-4 दिन से कोई लाश पड़ी हुई है, तो पुलिस को सीसीटीवी फुटेज निकालने में भी दिक्कत नहीं हुई। फुटेज निकालकर जब पुलिस ने स्कैनिंग करने की शुरुआत की, फुटेज को देखना शुरू किया, तो पुलिस को उस मकान के अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए एक संदिग्ध शख्स नज़र आया। ये शख्स जो है मजदूर की तरह दिख रहा था और उसने अपने सिर पर जो है एक गमछा बांध रखा था। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, बनारस और ये जो पूर्वांचल का इलाका है वो लोग अपने साथ एक गमछा रखते हैं, मौसम, धूल, इन सारी चीज़ों से मुकाबला करने के लिए। और अब ये तो सीज़न गर्मी का है तो ज़्यादातर लोग एक गमछा कैरी करते हैं ताकि कुछ राहत उससे अपने आप को मिले, धूप से बच सकें। तो उसी तरह का एक गमछा इसने अपने सिर पर भी लपेट रखा था और ये संदिग्ध आदमी उस घर में जाता हुआ और जो कत्ल की टाइमिंग थी उसके बाद बाहर आता हुआ दिख रहा था। तो इस को देखकर ये क्लियर था कि हो ना हो इसी आदमी ने कत्ल किया होगा, लेकिन ये कौन था अब इसके बारे में पता लगाना था। कुछ एक सीसीटीवी फुटेज इत्तेफाक से और खुशकिस्मती से पुलिस को ऐसे मिल गए जिसमें इस आदमी का चेहरा साफ साफ नज़र आ रहा था, यानी उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता था। पुलिस ने इस तस्वीर को आसपास के इलाके में लोगों से और जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं उनको दिखाया कि भाई देखो, पहचानते हो क्या, ये कौन है, कहाँ रहता है। तो जब उस आदमी की पहचान पता करने की कोशिश शुरू हुई तो उसका नाम और पता भी क्लियर हो गया। पता चला कि उस आदमी का नाम श्याम बाबू है जो मेसन यानी राजमिस्त्री का काम करता है। अब श्याम बाबू या राजमिस्त्री को क्या इन लोगों ने बुलाया था या वो खुद आया था, इसके बारे में पुलिस को पता करना था। तो छानबीन हुई तो ये पता चला कि हाँ, ये श्याम बाबू नाम का जो आदमी है इसे इस बुजुर्ग दंपति ने अपने घर में कुछ समय पहले काम के लिए बुलाया था। छत में कुछ इनका रिपेयर वर्क था जो काम श्याम बाबू को वो देना चाहते थे और श्याम बाबू ने वो काम किया भी था। लेकिन इस दिन 28 तारीख को ये क्या करने आया था और क्यों इसने बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी, ये अब भी सवाल जस का तस बना हुआ था। फाइनली जब पुलिस को इसकी पहचान पता चली तो पुलिस ने इसे ढूंढना शुरू किया और आखिरकार पुलिस के हाथ इस तक पहुंच भी गए। श्याम बाबू गिरफ्तार कर लिया गया, उसे पुलिस ने पकड़ लिया। शुरू में उसने झूठी कहानी सुनाई, बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया कि उसी ने हथौड़े से वार करके पहले अरुण कुमार श्रीवास्तव की हत्या की और जब उनकी पत्नी मीना श्रीवास्तव अरुण की जान बचाने की कोशिश करने लगी तो उसने मीना श्रीवास्तव पर भी हथौड़े से वार कर दिया और हत्या कर दी। लेकिन सवाल है क्यों? तो इसका जवाब ये है कि अरुण कुमार श्रीवास्तव ने श्याम बाबू को राजमिस्त्री के तौर पर अपने घर पर जो काम में लगाया था, उस काम से अरुण श्रीवास्तव सेटिस्फाइड नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। उनको ऐसा लगता था कि श्याम बाबू पैसे तो चार्ज कर रहा है लेकिन जिस तरह का काम हमने कहा था वैसा काम इसने किया नहीं, काम इसने खराब किया है, बेकार किया है। और इस वजह से श्रीवास्तव साहब ने 20,000 रुपये श्याम बाबू के रोक लिए थे, उसको नहीं दे रहे थे। ये बात श्याम बाबू को बड़ी खल रही थी, नागवार गुजर रही थी और वो बुजुर्ग दंपत्ति से 28 अप्रैल को फिर से अपने बकाया पैसे मांगने के लिए आया था। इस रोज़ फिर उसी 20,000 रुपये को लेकर इसकी बुजुर्ग दंपत्ति से कहा सुनी हुई और अरुण श्रीवास्तव जो बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड FCI ऑफिसर, उनको राजमिस्त्री पर गुस्सा आ गया। उन्होंने गालियाँ वालियाँ भी दी और 2 थप्पड़ श्याम बाबू को रसीद कर दिए, लगा दिए। बस श्याम बाबू जो है वो आदतन एक बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का आदमी है। 2 थप्पड़ जब उसे लगे तो फिर वो गुस्से में वो आपा खो बैठा, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके पास हथौड़ा था, चूँकि वो राजमिस्त्री का काम करता था तो औजारों की ज़रूरत होती ही है, कहीं पर हथौड़ा कहीं कुछ, तो हथौड़ा था। उसने गुस्से से अपने थैले से वो हथौड़ा निकाला और सीधे अरुण कुमार श्रीवास्तव के सिर पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। उनको संभलने का मौका भी नहीं मिला। अपने पति पर इस तरह से घातक हथौड़े का वार होता देखकर मीना श्रीवास्तव भी वहाँ पहुँची और मीना ने श्याम बाबू को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके सिर पर अब खून सवार हो चुका था। उसने तय कर लिया कि मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं, इस बुज़ुर्ग को जाहिर मतलब मारूंगा ही, और उसने अरुण श्रीवास्तव को ताबड़तोड़ हमले करके मौत के घाट उतार दिया। मीना ने जब रोकने की कोशिश की, चिल्लाने की कोशिश की, तो इसने मीना को भी उसी हथौड़े से मारना शुरू कर दिया। आप सोचिए, एक मामूली सा पत्थर भी अगर किसी के सिर में लग जाए ना तो दिमाग खराब हो जाता है, और सिर वाइटल पार्ट है बॉडी का। वहाँ पर अगर भारी हथौड़े से कोई कूचने पे आ जाए, ताबड़तोड़ तरीके से किसी के सिर पर हमला करने लगे, तो आप समझिए कि वो कितना बड़ा झटका
और कितनी बड़ी गहरी चोट लगती होगी। तो अरुण कुमार गुप्ता को तो खैर संभलने का मौका ही नहीं मिला। मीना जो बचाने के लिए आई थी उनको भी संभलने का मौका नहीं मिला। हथौड़े के एक वार से ही वो भी ज़मीन पर गिर पड़ी और इसके बाद इसने सबूत मिटाने के लिए दोनों की हत्या की। और हत्या करने के बाद जब वो कन्फर्म हो गया कि दोनों मर चुके हैं, ऑल्दो मीना की जान नहीं गई थी, वो हथौड़े को और अपने हाथों को, खून से सने हुए हाथों को उसने घर के वॉश बेसिन में धोया, जिसके सबूत पुलिस को मिले। और फिर वॉश बेसिन में हाथ धोने के बाद उस घर से बाहर निकला। निकलते हुए वो चाबी अपने पास घर की उठा लाया और बाहर से घर का गेट बंद करके फरार हो गया। ग्राउंड फ्लोर में जो लड़का था वो पढ़ रहा था, उसे पता भी नहीं चला कि ऊपर अंकल आंटी की हत्या हो गई और राजमिस्त्री बाहर चला गया, चाबी बंद करके निकल गया। वो घर के अंदर ही था और जब उसे बाहर निकलना था तो फिर जब वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगा तो देखा गेट बंद है। बस यहीं से फिर वो कत्ल की कहानी का खुलासा हुआ। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की सीसीटीवी फुटेज की बदौलत और श्याम बाबू गुप्ता की तस्वीरों की बदौलत, गुप्ता नहीं माफ़ कीजिएगा, श्याम बाबू की तस्वीरों की बदौलत इस मामले का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया। ऊपर से सीसीटीवी फुटेज के अलावा मोबाइल फ़ोन की लोकेशन भी श्याम बाबू नाम के राजमिस्त्री की मौका वारदात पर उसी वक्त नज़र आ रही थी जिस वक्त ये घटना हुई थी। तो बहुत कंक्लूसिव एविडेंस पुलिस के पास इस मामले में थे और गिरफ्तारी के बाद तो खैर उस मिस्त्री ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। तो ये थी पूरी कहानी। मेरे हिसाब से इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा मैसेज है जो मैं आप लोगों तक कन्वे करना चाहता हूँ। वो ये कि हमें इस स्तर तक, ये जो मैसेज है ये बताने का मकसद ये नहीं है कि कत्ल को मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें कभी भी कुछ ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए जिससे किसी आदमी को अपराध करने के लिए जाने अनजाने हम उकसा दें। अरुण कुमार श्रीवास्तव राजी नहीं थे, खुश नहीं थे। उनको लगता था कि काम ठीक नहीं हुआ, 20,000 रुपये बहुत ज़्यादा ले रहा है। तो वो इनसे बात कर सकते थे, श्याम बाबू से कुछ कम पैसे दे देते, उसको कन्विंस करने की कोशिश करते। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट अरुण कुमार श्रीवास्तव जी ने इसे डांटा फटकारा और जैसा कि श्याम बाबू ने बताया, अगर इसकी बातों पर यकीन करें, हालांकि ये कातिल है, झूठ भी बोल सकता है, अरुण जी ने इनको गालियां दी और 2 थप्पड़ भी लगा दिए। तो ऐसा करने से किसी भी आदमी का गुस्सा जो है वो पनप सकता है और कई लोगों का गुस्सा बेकाबू होता है। इस घटना के पीछे वो जो सडन स्पार्क था गुस्से का, वो डबल मर्डर की वजह बना। तो इसीलिए किसी भी आदमी को इस हद तक कॉर्नर्ड या टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि कोई आदमी रिएक्ट कर जाए। अब मैं फिर से ये रिपीट करना चाहता हूँ, मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि इसमें पूरी गलती अरुण श्रीवास्तव जी की ही है और कोई भी आदमी ऐसे सूरत में तो कत्ल कर ही देगा, मार ही देगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मर्डर को, अपराध को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन कोई अपराध न हो इससे कैसे बचा जाए, इसके लिए तो हम बात ज़रूर कर सकते हैं। और उसी बातचीत के सिलसिले के तहत मैं आप सबको ये बात अपनी तरफ से कन्वे कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। आई होप कि मेरा मैसेज क्लियर हुआ होगा और आप लोग इस पॉइंट को अप्रिशिएट करेंगे। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, हमने आपको बताया था कि किस तरह से दिल्ली में एक आदमी जिसकी मौत एक्सीडेंट से हुई ऐसा लगा। जब पुलिस ने उस मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि वो मामला एक्सीडेंट का नहीं है बल्कि मर्डर का है। और बहुत ही हैरानी भरे तरीके से पुलिस ने जब उस केस को सॉल्व किया तो केस सॉल्व करने की वजह बनी एक ग्रीन कलर की लाइट जो एक ई रिक्शा में ब्लिंक कर रही थी, जलती बुझती हुई लाइट। तो एक ग्रीन कलर की ब्लिंक करती लाइट से पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर के मामले को कैसे सॉल्व किया, अगर आप ये जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप उस कहानी को सुन सकते हैं। कुछ लोगों ने जो मेरी प्रीवियस स्टोरी पर कमेंट किया है, आइए उनमें से कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। श्याम बहादुर गुप्ता जी यहाँ पर हैं। यहाँ श्याम बाबू की मैं बात कर रहा था और शायद आपका नाम ही मेरे दिमाग में रहता है क्योंकि आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, तो इसीलिए मैं श्याम बाबू को भी बीच में एक बार गुप्ता बोल पड़ा था। बहरहाल श्याम बहादुर गुप्ता जी ने कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ अच्छा है और आप बिना गलती के भी चाहने वालों से माफ़ी मांग लेते हैं, ये आपकी महानता को दर्शाता है। थैंक यू वेरी मच इतनी हौसला अफजाई के लिए और इतना पॉजिटिवली मुझे लेने के लिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये जो गुप्ता साहब ने कमेंट किया है उसे 12 लोगों ने लाइक किया है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि कम से कम 12-13 लोगों ने मेरा जो भी अपीयरेंस है, व्यक्तित्व है, उसके उस पहलू को रिकॉग्नाइज़ किया है। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। रामाधार सोरेन साहब हैं, ये जोहार सर लिखते हैं और लिखते हैं कि रोज़ कहानी लेकर आया करो सर, इंतज़ार रहता है। बिल्कुल सोरेन साहब, ये ज़रूर झारखंड या छत्तीसगढ़ से होंगे, मेरे ट्राइबल भाई हैं ये, सरनेम से मुझे लग रहा है। और बाकी रामाचंदेगरा,
इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये चांडेगड़ा सर ने मेरे ख्याल से गुजरात में होता है। अच्छा, जगदीश जी ने कमेंट किया, लेकिन इनकी आईडी कुछ और है। जगदीश चांडेगड़ा जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, न सिर्फ रेगुलर स्टोरी सुनते हैं बल्कि रोज़ कमेंट करते हैं। बहुत स्वागत है आपका। विवेक शुक्ला जी ने कहा है कि किसी भी बात को कितना लंबा खींचते हैं आप, मन ऊब जाता है। विवेक जी, कोशिश करूँगा कि और कट शॉर्ट करूँ इन चीज़ों को। कई बार मुझे भी ऐसा रियलाइजेशन होता है कि एक बात बताते हुए या एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा वो रिपीटेटिव हो जाता है, तो मैं उससे बचने की कोशिश कर रहा हूँ और आई होप कि थोड़ा और बेहतर होगा आने वाले दिनों में। अनिल शाक्य जी ने भी कमेंट किया है फरीदाबाद से, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार बैनर्जी सर, ये जीडी फैंडन के नाम से एक आईडी है, आपका हर वीडियो देखता हूँ, आपकी कहानियाँ बताने का अंदाज़ ही निराला है, इन्होंने लिखा है। थैंक यू वेरी मच। उपमा वत्स के नाम से गौरव वत्स कमेंट करते हैं, उन्होंने आज भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इन्होंने लिखा है कि एडिक्टेड टू योर स्टोरीज़, थैंक यू वेरी मच। भास्कर अरगढ़े साहब का कमेंट है, ये कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं, हमारे रेगुलर लिसनर हैं। जॉली सोनकर ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर निक्स कनाडे, इनका कमेंट है, इन्होंने बहुत दिन बाद कमेंट किया और इनका ये कहना है कि समय के अभाव में बहुत दिनों के बाद मेरी कहानी सुनी उन्होंने और उनको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। राघवेंद्र तिवारी जी का भी कमेंट है, रेगुलर लिसनर हैं हमारे। तरुण है, डीएस भक्ति के नाम से उनकी आईडी है, वो राधे राधे कहते हैं, मेरी ओर से भी राधे राधे। जय अवस्थी जी का कमेंट है, रेगुलर लिसनर हैं। उमेश भूंया जी हैं और उन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। उनका ये कहना है कि बहुत सारे लोग गलत संगत में पढ़कर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, इसीलिए अच्छी संगत में रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सही बात आपने कही है। योगेश धरने जी, सैड सिचुएशन इन्होंने लिखा है। इसके त्रिगुणहारी कुछ इस तरह से सरनेम है, इन्होंने भी कमेंट किया है। ओके रुकिए, इन्होंने लिखा है क्राइम स्टोरी टेलिंग इज़ कम्प्लीटली इडियोटिक। Postmortem report never says murder, it will give you the cause of death. This guy must learn how to tell a story. चलिए साहब, थैंक यू वेरी मच। आप जैसे मार्गदर्शक अगर मेरे साथ रहेंगे तो मैं और बेहतर कर पाऊँगा, लेकिन कुछ बात क्लैरिफाई भी करना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ एज अ क्राइम रिपोर्टर, बहुत सारे शरीर में चोटें ऐसी होती हैं जिसे देखकर डॉक्टर बता सकते हैं कि ये चोट, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर जो फॉरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट होते हैं, ये चोट किसी इंसान को किन हालत में लगी होगी, किन सिचुएशन में लगी होगी। अब अगर कोई एक एक्सीडेंट का केस है जिसमें किसी आदमी का हाथ पाँव टूटा हुआ है या मान लीजिए सिर फट गया है, उस तरह के एक्सीडेंट में अगर कोई ऐसी शार्प ऑब्जेक्ट जो नुकीली हो और वो ऑब्जेक्ट सीधे किसी आदमी की पसलियों के बीच से उसके दिल को जाकर उसके दिल को ज़ख्मी कर दे और उसमें हेमरेज होने लगे, खून बहने लगे, उस ऑब्जेक्ट के शार्प पेनिट्रेट करने के निशान मौजूद हों, तो ये अपने आप में, बिल्कुल आपने सही कहा कि कॉज ऑफ डेथ तो बताता है, लेकिन अपने आप में ये इंडिकेट भी करता है कि ये एक्सीडेंट से लगी हुई चोट नहीं हो सकती। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है कि एक्सीडेंट हुआ हो तो कोई रॉड ऐसी निकली हुई हो जो टकराते वक्त वो रॉड किसी के सीने में पियर्स कर जाए, घुस जाए, वो एक चांस की बात है। लेकिन डॉक्टर जो पोस्टमार्टम करता है उसका अपना एक्सपीरियंस भी होता है, वो बॉडी को देखकर बता सकता है कि कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकता है। पोस्टमार्टम करना हालांकि कई बार एक फॉर्मेलिटी भी होती है, वो उसको पूरा भी करते हैं और फिर उसको एसर्टेन करके रिपोर्ट देते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एक्सीडेंट का केस जिसमें खरोंच लगा हुआ हो, सिर फटा हुआ हो या हाथ पैर टूटे हुए हों, उसमें अगर किसी आदमी के दिल पर एक चाकू जैसी किसी चीज़ से उसको दिल को जख्मी करने के निशान मिले तो ये इंडिकेट करता है कि ये केस मर्डर का है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मर्डर का पता नहीं चलता है, ऐसा आप कैसे कह रहे हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इनन्यूमरेबल टाइम मर्डर का पता चलता है। पता नहीं आपने क्या सोच कर बोला इसके त्रिगुणहारी साहब, लेकिन आई होप कि मेरे मन में जो ख्याल है या मैं जिस थॉट प्रोसेस से ये बात कहता हूँ वो बात आप तक कन्वे हुई होगी। और बट अगेन देखिए, आप स्वतंत्र हैं कमेंट करने के लिए और मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सत्कार करता हूं। प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए और आप पॉइंट आउट भी कीजिए अगर आपको ऐसी कोई बात लगती है तो। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मर्डर का या मर्डर जैसे रीज़न का कुछ पता नहीं चलता। आप अगर टेक्निकलिटी में जाएंगे तो हाँ, ये सही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कॉज ऑफ डेथ पता चलता है, लेकिन जो केस अपेरेंटली मर्डर का लग रहा हो, अगर उसमें कॉज ऑफ डेथ मान लीजिए जहर निकला है या उसमें कॉज ऑफ डेथ हार्ट का पंक्चर होना निकला है, तो फिर ये इंडिकेट करता है ना कि ये मर्डर है, कोई फाउल प्ले है। बाकी इन्वेस्टिगेट तो पुलिस को करना है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मर्डर का पता चला, इसका मतलब कॉज ऑफ डेथ की ही बात बता रहा हूँ जो एबनॉर्मल कॉज ऑफ डेथ को इंडिकेट करता है। तो खैर, मेरी तरफ से इतना ही। प्रोफेसर सलमा मिंग चौधरी, ये रेगुलर लिसनर हैं हमारी और
डॉक्टर सलमा चौधरी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इन्होंने बांग्लादेश से कमेंट किया है, इन्होंने लिखा है कीप इट अप ब्रदर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सलमा, बहुत धन्यवाद आपका। पीके चंद्रा ने भी कमेंट किया है और गोविंद प्रसाद अग्रवाल साहब का कमेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद